क्या होता है कि इस विषय को लेकर बहुत सारे लोग राजनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं। आप अपने राजनीति बहुत लोग हमारे इसलिए कहना ये कि आप राजनीतिक अंदाज में मत समझो। आप अगर वाकई में प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहते तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग करा देता। मैं बीच में रहता। वही रास्ता है। एक बार सर मीडिएटर बनने को तैयार है, आप मीडिएटर बनने को तैयार रहेंगे तो हो जाएगा। कोशिश कर लेते हैं। 1.5 साल से तो भटक ही रहे हैं। अगर सर ने 2-4 दिन में बुला लिया मीडिएटर बन के सारे कोशिश कर रहे हैं कि दोनों का मामला सॉल्व हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमारा जो चल रहा है वो तो चलते रहेगा। लेकिन ये सिर्फ कोरोना काल के लिए नहीं होना चाहिए, आगे के लिए भविष्य में होना चाहिए। सारी बातें उसमें डिस्कशन हो जाएगी। सारी बातें उसमें डिस्कशन की जाएगी। क्या है अभी सर जितनी बात शॉर्टकट में कर सकते थे सर ने आश्वासन दिया, उन्होंने बुलाने की बात कही है। स्कूल मैनेजमेंट जो है दूसरे किसी के बुलाने पे पहुंचता नहीं है। माननीय गडकरी जी हमारे जो हैं जिनके ऊपर हमारे ऊपर भरोसा है, तो उन्होंने कहा है कि मैं मीडिएटर बन के स्कूल और पेरेंट्स के बीच में हस्तक्षेप करके आपकी समस्या का हल मैं निकालने की कोशिश 100% करूँगा। तो निकल जाएगा समस्या का हल। एक बार बैठ के डिस्कशन करते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। सर पहले भी है सर के पास में आया हुआ हूँ, पहले मैं चौथी बार आया हुआ। ठीक है सर। मेरे स्कूल से कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी उस एकेडमी से कोई नहीं है। सक्रिय कार्यकर्ता सब पेरेंट्स से सब सक्रिय कार्यकर्ता इसीलिए आए हम लोग। स्कूल का नाम मुद्दा रखा तो बहुत वाजिब रखा। नहीं सुनने की इच्छा नहीं, ठीक है वो सर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बराबर। वो वंचित वगैरह बोल के फायदा भी नहीं है क्योंकि वो तो अभिषेक जी क्या हुआ आज? सीधा आप मंत्री जी के घर पहुंच गए? हाँ सर, आज ऐसी कुछ मजबूरी आ पड़ी कि हमें माननीय गडकरी साहब के घर पहुंचना पड़ा, क्योंकि पिछले साल से आप जैसा देख रहे हैं कि लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अधिनियम के खिलाफ जाके कुछ प्राइवेट स्कूल ने आज जो है बच्चों को बाहर कर दिया है, जबकि अधिनियम में दिया हुआ है कि ऐसा कोई भी अधिकार जो है किसी भी स्कूल को नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अधिनियम के खिलाफ जाके आज कार्रवाई की जा रही है खुलेआम। शिक्षा मंत्री जो है, राज्य की शिक्षा मंत्री, जैसा मैंने आपके चैनल पे पिछले बार भी कहा था कि उन्होंने सिर्फ खोखली बयानबाजी की है। उन्होंने कोई भी ऐसा जीआर जारी नहीं किया जिसके सपोर्ट से आज बच्चों को वापस शिक्षा दिलाई जा सके। सिर्फ उन्होंने कहा था कि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी स्कूल बाहर निकालेगा तो ऐसे स्कूल जैसे ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने आज 30 नहीं, 40 नहीं, 50-50 बच्चों को बाहर निकाल दिया, लेकिन आज तक उनकी मान्यताएं रद्द नहीं हुई। और लगातार ये लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं और सुनने वाला राज्य सरकार बोलो या कहीं पर भी बोलो, पूरे नागपुर शहर के अंदर में कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई सरकार के लीडर्स नहीं सुन रहा है। इसलिए हमें माननीय गडकरी जी, जो कि हमें जिनके ऊपर बहुत भरोसा है, आज सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, उनसे अपने बच्चों की शिक्षा के अधिकार की गुहार लगाने के लिए। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम दोनों पक्षों के बीच में हम एक मीटिंग करा के, और मैं बीच में मीडिएटर बन के कहिए, बीच में मैं हस्तक्षेप करके आपको कोई ना कोई अच्छा एक सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, ताकि आप दोनों ही संतुष्ट होकर आगे बढ़ सके। और इस तरीके की कार्रवाई जो स्कूल गलत तरीके से हमारे बच्चों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, वो कार्रवाई में रोक लगाई जा सके। आपकी जब बात हुई उनसे तो आपकी बात उन्होंने सुनी कि इसके पहले भी कई सारी मीटिंग्स हो चुकी है? इसके पहले भी कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमने साहब को बताया, साहब का कहना था कि शायद आप लोग 100% फीस नहीं देने के उसमें हैं। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, हम लोग ट्यूशन फीस का 70% हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। अदर एक्टिविटी फीस देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पिछले साल से बच्चा स्कूल नहीं गया है और इस साल भी जाने की कोई संभावना है नहीं। फिजिकल क्लासेस लग नहीं रही हैं, बाकी भी खर्चे स्कूल लगातार बचा रहा है। बहुत सारे ऐसे 40 से 50% से टीचर हैं ऐसे बहुत सारे स्कूल में जिनको बाहर निकाल दिया गया है। जब टीचर को बाहर निकाल दिया गया है, कैंपस फीस सारी आपने बचा ली है, तो हमसे 100% फीस क्यों वसूली जा रही है? क्योंकि आप तानाशाह हैं, क्योंकि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। आप इस तरीके की अगर सोच रखते तो आपकी सोच गलत है। आज समस्या हमारे साथ भी है, हमारे पेरेंट्स के साथ भी है। उनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्राइवेट कंपनियों ने बाहर निकाल दिया है। लोगों को राशन तक खरीदने के लिए आज पैसे की दिक्कतें आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में आज नितिन गडकरी जी ने जो आश्वासन दिया है, आज उनके सामने बैठकर अगर ये समस्या का एक अच्छा हल निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 100% फीस कहीं भी लीगल नहीं है। बच्चे जहां 6 से 7 घंटे स्कूल कैंपस में जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, 7 घंटे पढ़ते थे, उसके लिए हम 100% फीस देते थे। लेकिन आज बच्चे मुश्किल से 1 या 1.5 या 2 घंटे सिर्फ एक टूटी फूटी पढ़ाई, जिसका जो इसलिए चालू की गई है सिर्फ फीस वसूलने के लिए, तो 1.5-2 घंटे की पढ़ाई का 100% पैसा आज कोई भी नहीं दे सकता। पिछले कई दशकों से गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट स्कूल चला रही है, अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। लेकिन आज तक हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारी भी दुकानदारियां चल रही थी।
हम भी कहीं ना कहीं पैसे कमा रहे थे, हमने सारा पैसा दिया था आज तक के, हमने कभी कोई विरोध नहीं किया, हमने कभी इनसे डिटेल नहीं पूछी, हमने कभी पीटीए के बारे में जानकारी नहीं ली, कभी हमने अधिनियम पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने जिस स्कूल में पढ़ाने का डिसीजन लिया था वो हमारा निजी डिसीजन था, वो डिसीजन पे हम कायम थे, हमारी भी कमाइयाँ थी, हमने पैसे दिए थे। लेकिन आज की स्थिति में आज हमारी कमाइयाँ नहीं है और ना ही स्कूल मैनेजमेंट स्कूल लगा रहा है प्रैक्टिकली। तो जब मुझे बताइए कि जब सरकार, जब आज मैं प्राइवेट दुकानदार हूँ, जब मेरी दुकान को बंद करने का अधिकार अगर गवर्नमेंट के पास में है, तो ऐसे प्राइवेट स्कूल जो सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी कमाई के लिए आज स्कूल चला रहे हैं, तो आज अगर ये हमारे शोषण कर रहे हैं, हमारे बच्चों का शोषण कर रहे हैं, 100% फीस मांगने की कोशिश कर रहे हैं जोर जबरदस्ती से, जो कि इनको अधिकार नहीं है, तो आज इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है आज। लेकिन बहुत सारे क्या ये भी चीज़ें हैं कि पेरेंट्स एसोसिएशन में को थोड़ा सा कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ लोग भी आकर देखिए सर, जब वो कोई भी आंदोलन हमारे देश में चलता है या हमारे राज्य में चलता है, तो बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसे सामाजिक कार्यों के अंदर में घुस के अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं, यहाँ मुझे नहीं लगता यहाँ कोई राजनेता है या राजनीति से संबंध रखता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इनकी अपनी समस्याएं हैं। परसों भी मेरे पास एक ऐसी लेडीज आई थी जिनका पानी पूरी का ठेला था, और वो ठेला लगाती थी कहाँ पे, सेंट्रल मॉल के सामने। उनका ठेला लगातार बंद चलते गया, उनकी कमाइयाँ रुक गई थी, उनके बच्चे के ऊपर 28,000 रुपये फीस का बकाया है। आज वो लेडीज़ 6 से 7,000 रुपये में किसी दूसरे घर में जाके घर का काम कर रही हैं। आज वो बोल रही है 28,000 रुपये नहीं देने की वजह से मैंने कहा 2-2 हज़ार करके मैं भर दूंगी, उसके बाद भी स्कूल ने आज उनको बाहर निकाल दिया। आप बताइए, जब इस तरीके की कार्रवाई ऐसे छोटे लोगों पे, अरे भाई कोई काम करने वाला या पानी पूरी का ठेला चलाने वाला या घरों में काम करने वाला या ऑटो चलाने वाला या धोबी का काम करने वाला, कोई प्रेस का काम करने वाले व्यक्ति ने अगर एक सपना देखा कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्कूल में पढ़ाना है, CBSE बोर्ड में, उसने क्या गलत किया? लेकिन उसने जब तक उसकी कमाइयाँ हो रही थी उसने प्रॉपर तरीके से फीस भरा, क्योंकि आपने कहा था कि आपका बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल कैंपस में पढ़ेगा, बाकी भी एक्टिविटी करेगा। लेकिन आज जब बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा, स्कूल कैंपस में जा नहीं रहा, 1-1.5 घंटे आप टूटी फूटी पढ़ाइयाँ करा रहे हैं, 40% पेरेंट्स के पास में आज गैजेट्स नहीं है जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आप 100% फीस वसूली की बात क्यों करते हैं? आप क्यों जोर जबरदस्ती से ऐसे फीस वसूलना? क्योंकि आप ताकतवर लोग हैं, क्योंकि आप पावरफुल है, क्योंकि लीडरों के साथ में आपके संबंध है, या खुद लीडर भी इन्वॉल्व है बहुत सारे आज राजनीतिक पार्टियों के जो स्कूल चला रहे हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। अगर बेसिक सुविधाएं जो कि शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, अगर यहाँ भी अगर मान लो राजनेताओं ने इसे अगर कमाई का जरिया बना लिया, तो आप समझिए कि परिस्थिति आगे चल के क्या हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आज सुनवाई हमारी कहीं हो नहीं रही, पिछले 1-1.5 साल से पेरेंट भटक रहे हैं, वे बाकी क्षेत्रों में भी अगर ऐसे ही ये लोग कमाई का जरिया बनाते चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वातावरण देश के अंदर में कहीं ना कहीं एक तानाशाही का माहौल बन जाएगा। बहुत से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वर्षा गायकवाड़ जी, इस पे क्या बोलना है आपका? माननीय वर्षा गायकवाड़ जी ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन जब हम उन स्टेटमेंट को लेके जब हमारे पेरेंट्स शिक्षण अधिकारी के पास जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे कोई GR जारी नहीं किया गया, कोई GR उनके पास नहीं आया, क्योंकि बिना GR के कोई भी कार्रवाई गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बात खुद माननीय वर्षा गायकवाड़ जी को भी पता है और बाकी लीडर्स को भी पता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप बयानबाजी कर रहे हैं, न्यूज़ में आप दे रहे हैं, उनके कॉन्फ्रेंस करके आप कोई अगर बयान दे रहे हैं, तो उन बयानों को प्रॉपर तरीके से, जैसा कि GR में लिखकर आपको जो भेजना चाहिए अधिकारियों को, वो आप पहले भेजें, तो शायद हमें कुछ मदद मिल पाएगी। नहीं तो ऐसे बयान तो कई सालों से चलते आ रहे हैं, जो कि नेता अपना पॉलिटिकल लेवल पे देते हैं और देते चले आ रहे हैं, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप राज्य की शिक्षा मंत्री, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले GR जारी करें, उसके बाद बयानबाजी करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उस बयान से हमारे पेरेंट्स को कोई लाभ नहीं होने वाला है। और पेरेंट्स जब जाते हैं तो और वो उनको लगता है कि इतनी बड़ी शिक्षा मंत्री, वो वहाँ जाके शिक्षण अधिकारी के साथ में झगड़ा करते हैं कि हमारी राज्य की शिक्षा मंत्री ने जब बयान दिया तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि GR इनके पास में नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट वो बोल रहे हैं हम कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक GR नहीं आएगा, आपको जो लगता है आप कीजिए। हमारे शहर के गार्डियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर नितिन राउत, आप उनके पास क्यों नहीं गए? हम उनके पास भी 2 से 3 बार पहले जा चुके हैं। मैं काफ़ी पेरेंट्स को लेकर गया था, और इसके पहले इंडिविजुअल भी अपने अपने स्कूल की समस्या को लेके पेरेंट्स उनके पास गए, लेकिन सुनवाई के नाम पे आज तक कुछ नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण शायद मेरे को यही लगता है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल लोगों के शहर में स्कूल हैं। यह बात पूरे नागपुर शहर वासियों को मालूम है। आप अगर कहें या नहीं कहें, लेकिन जो चीज़ दिख रही है वो सामने है कि किन किन लीडर्स के नागपुर शहर में स्कूल चल रहे हैं। इस वजह से सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है, यह सबसे बड़ा कारण। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो मांग कर रहे हैं उसमें क्या, उसमें ये एक मांग और है? कोई भी इनलीगल
डिमांड सर नहीं कर रहे हैं। हम तो जो डिमांड वही कर रहे हैं जो अधिनियम में हमको अधिकार दिए गए हैं, हम उसके आधार पर ही डिमांड कर रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिए हैं उसके आधार पर ही कर रहे हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं मांग रहे। अगर हम अपने तरफ से मांगते तो हमारा तो सबसे बड़ा कहना ये है कि जब स्कूल जो कि पीटीए के गठन के बाद और ई पीटीए की परमिशन के बिना आप ऑनलाइन शिक्षा लेने का अधिकार आपको ही नहीं था, तो ये ऑनलाइन शिक्षा ही गलत है। आपने कैसे अधिकार, आपको किसने अधिकार दिया कि आप ऑनलाइन शिक्षा लेंगे? जब आपने ई पीटीए की मीटिंग, आपने ई पीटीए की बॉडी गठित नहीं की जिसके बिना डिसीजन नहीं लिया जा सकता स्कूल कैंपस में। कोई भी बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है तो उसके गार्जियन को 50 रुपये की फीस लेके उससे और उसको पीटीए का मेंबर बनाया जाता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का, और वह मेंबर ई पीटीए का गठन करते हैं, एग्जीक्यूटिव पेरेंट टीचर एसोसिएशन का। तो यह एसोसिएशन बैठ के ही स्कूल कैंपस की जितने भी अंदर एक्टिविटी है उसके अंदर में ये मीटिंग करके और डिसीजन लेते हैं। अगर चाहे वो स्कूल फीस का हो, ऑनलाइन शिक्षा का हो, स्पोर्ट्स का मैटर हो, ड्रेस का मैटर हो, या कोई भी किसी भी बुक्स का मैटर हो, ऐसे कोई भी विषय पे अगर मीटिंग करके जब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते तब तक कि वो डिसीजन फाइनल नहीं माना जाता। लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से ना पीटीए का गठन किया, ना आपने ई पीटीए का गठन किया, और आपने डिसीजन ले लिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि जब हमारे देश में 40% ऐसे हिस्से, 50% ऐसे हिस्से जहाँ प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं आता, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और ज़्यादातर पेरेंट्स के पास में गैजेट्स भी नहीं है, और है भी तो एक है तो बच्चे दो हैं, एक ही टाइम पे दोनों के क्लासेस लग रही हैं। तो ये सारी समस्या लेके आखिर पेरेंट जाए कहाँ, किसके पास जाए, कहाँ गुहार लाएगा? मुझे बताइए कैसे संभव? एक 4 इंच के मोबाइल में आप एक बच्चे को पढ़ने बोल रहे हैं, पहली क्लास का भी बच्चा है, दूसरी क्लास का भी बच्चा है, तीसरी क्लास का भी बच्चा है, और फिर आप बोलते हैं कि एक ही मोबाइल में आप क्या 2 बच्चे को पढ़ा ले? 2 बच्चे को एक ही साथ, एक ही उसकी मदर जो है, जो कि घर के दूसरे काम भी उस टाइम पे करती है, उसके ऊपर उसके फादर की भी जिम्मेदारी है, उसकी मदर इन लॉ की भी जिम्मेदारी है, उसके हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है, उसे नाश्ता भी बना के देना, उसे खाना भी बना के देना है। और उसी टाइम पे आप चाहते हो कि 3 घंटे कंप्यूटर में बैठ के, हो सकता कई माएँ ऐसी भी हैं जिन्हें खुद कंप्यूटर ऑपरेटिंग या मोबाइल ऑपरेटिंग नहीं आती। आप कैसी चीज़ें थोप रहे हैं लोगों पे? ये लगान बन गया है कहीं ना कहीं कि आप बस थोप दो कि बस पैसे लेना है। अरे जब लोगों के पास में सुविधाएं नहीं है तो आप ऑनलाइन शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में? और आप कर रहे हैं तो उसमें उस तरीके की रियायतें दीजिए, आप उस तरीके से फिर फीस लीजिए। आप 100% फीस की डिमांड करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा जो कि मोबाइल के माध्यम से जो कि 20-25% भी नहीं मिल पा रही ठीक से, आप 70% फीस जो कि ट्यूशन फीस का हिस्सा उसके बाद भी पेरेंट देने तैयार है कि आप अपने टीचर्स को आप सैलरी दीजिए, बाकी स्टाफ आप उनको भी बाहर निकाल रहे हैं। मतलब क्या है ये? टोटल तानाशाही नहीं तो क्या? इसलिए हम कहते हैं कि आज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट टोटल तानाशाह बन गया है। इसकी सुनने वाला, हमारी सुनने वाला आज कोई नहीं है, और आज ये अपने तरीके से कानून को चला रहे हैं। आपसे ये आखिरी सवाल मेरा कि आपको क्या राज्य सरकार के डिसीजंस और राज्य सरकार पे विश्वास उठ चुका है, इसीलिए आप एक सेंट्रल मिनिस्टर के घर पर आए? सर, राज्य सरकार पे भरोसा उठ गया है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राज्य सरकार से जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पे कहीं ना कहीं आज राज्य सरकार खरी नहीं उतर रही है, क्योंकि इतना सेंसिटिव मैटर जो कि बच्चों का है, और बच्चे आज देश का भविष्य कहे जाते हैं, तो ऐसे देश के भविष्य के बारे में अगर संज्ञान नहीं ले रही है, खुलेआम आंदोलन किए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उतर रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ी रोकी जा रही है, उनके आवेदन निवेदन नहीं दिए जा रहे हैं, और उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होती तो इसका मतलब क्या समझेंगे? ये सारे लोग देख रहे हैं राज्य के अंदर में, कहीं ना कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि खिचड़ी सरकार है इसलिए सुनवाई नहीं है, या सरकारों में बैठे हुए पार्टी के लोग जिनके खुद के स्कूल में चल रहे हैं, मराठवाड़ा में स्कूल चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, वो किसके स्कूल है? पावरफुल लीडर्स के स्कूल हैं, इनकी वजह से शायद हमारी कार्रवाई नहीं चल रही। सरकार में चेहरा किसी और का है, चलाने वाले कई और कुछ और लोग हैं, ऐसी भी बातें लोग कर रहे हैं। और सिर्फ ये सारी बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि खुलेआम आंदोलन हो रहे हैं। शिक्षा का अधिकार जो कि सरकार ने हमें दिया है, उस अधिकार से भी हमारे बच्चों को और हमें वंचित किया जा रहा है, इसलिए लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। लगातार बयानबाजी हो रही है मीडिया के ऊपर में, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। खुलेआम हमारे वीडियो के ऊपर में एक शिक्षण अधिकारी खुलेआम ये बात करता है कि आपको जो लगे करिए, मैं कोई कार्रवाई करूंगा नहीं। लाखों रुपए की सैलरी लेने वाला व्यक्ति अगर खुलेआम अपनी चेयर में बैठ के, गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ के अगर ये बयानबाजी करता है कि मैं कार्रवाई नहीं करूंगा, तो सोचिए कि देश किस स्थिति में जा रहा है और आगे चल के परिस्थितियां क्या बनने वाली है कि जितने सेंसिटिव मैटर पे सुनवाई नहीं है तो बाकी समस्याएं तो देश के अंदर में लाखों और करोड़ों चल रही है। आज यही एक मुद्दा था जिसके अंदर में तुरंत इसलिए सुनवाई करना था क्योंकि छोटे से लेके बड़े से लेके मध्यम हो गया, निम्न वर्गीय हो गया, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ये घर घर का मुद्दा है।
अगर ये घर घर का मुद्दा है तो नागपुर की मीडिया शांत क्यों है? आपको क्या लग रहा है, मीडिया आपको सपोर्ट मीडिया कर ने रही है? सर बहुत सपोर्ट की है, जिस अपने लेवल पे उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है, हमने करीब सैकड़ों आज आंदोलन और इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ नागपुर शहर के अंदर में पिछले 1.25 साल 1.5 सालों में लिए हुए हैं। इसके पहले भी 3 और 4 सालों से हमारे कई पेरेंट ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं आज पीटीए को लेके, पीटीए मेंबर्स को लेके उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज कोई भी बड़ी कार्रवाई या कोई भी डिसीजन स्कूल पेरेंट्स के फेवर में नहीं आया। और ये कोई भी जो डिमांड हम कर रहे हैं ये अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, ना हम पेंडेमिक की वजह से कर रहे हैं। जो अधिनियम में हमें अधिकार दिए गए हैं, जो कि पिछले कई सालों से जो 2011-2014 में जिनमें चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन वो अधिकारों का पालन आज स्कूल मैनेजमेंट नहीं करता। खुलेआम उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है और हमारे पेरेंट्स की कोई सुनवाई नहीं होती और बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है, जबकि शिक्षा का अधिकार जो कि संविधान में माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति का है और शिक्षा का अधिकार सभी को दिया जाना चाहिए निस्वार्थ। ठीक। मैं और भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे। अभिषेक जैन जी से भी बात हुई। अभिषेक जैन जी ने डेलीगेशन को हेड किया था। एक मदर है यहाँ पर। फीस के पैसे नहीं भरने हैं कि स्कूल से नाराजगी है? सर फी के पैसे तो भरना है सर। माइक करीब ला लीजिए जी, आप हाथ में पकड़े बोल जी। सर फी के पैसे तो भरना ही है, हर किसी को भरना है सर, क्योंकि अपन एजुकेशन ले रहे हैं तो उसका तो देना ही पड़ेगा ना सर, चार्ज तो देना ही पर आप बोलते पूरा 100% भरेंगे तो 100% कहाँ से दे सर? सिर्फ जो 6 घंटे की स्कूल होती थी वो आज सिर्फ 2 घंटे की स्कूल हो रही है। हाँ, और वो भी आज 1.5 महीने से स्कूल चालू होने के बाद में भी कई बच्चे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस से भी वंचित है जी। आज हमारी 1.5 महीने से बच्चों की स्कूलें बंद है। अब हमने क्या करना सर, कहाँ जाना? तो फीस क्यों नहीं भर देते आप लोग? फीस भर दीजिए, स्कूल खुश, तो सर नेता खुश, हर कोई खुश। तो सर अभी सबकी जॉब गई है सर, कहाँ से इतना ये करेंगे कि 100% हम फी भरें? जब जॉब चालू थी सब बराबर था तो हम पूरे 100% फी भरे। अभी 2 महीने लॉकडाउन चला, उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगाने की फिर से घोषणा हो रही है। अभी प्रॉपर तरीके से व्यापार नहीं खुले हैं। टीचर से ज्यादा बच्चों को पेरेंट्स ने पढ़ाया है, ठीक है, टीचर्स ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, ठीक हो गया ना आपका काम? प्लीज चलिए, प्लीज यहाँ से रुकिए। ऑलराइट, प्लीज राज जी इधर आके। तो अगर हम देखें तो आज सेंट्रल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी सर के घर के बाहर पेरेंट्स इकट्ठा हुए थे। पेरेंट्स यही बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उनको उनको उम्मीद यही है नेताजी से भी, और शायद अब ये जो उम्मीद है वो क्या असर दिखाती है, क्या ये उम्मीद पर प्रशासन खरा उतरता है, ये उम्मीद पर नेता खरे उतरते हैं, ये उम्मीद जो है वो पेरेंट्स की हैं, वो माँ बाप जिनके बच्चे जो हैं वो स्कूल तो नहीं जा रहे, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन जब फीस भरने की बात आती है तो क्योंकि व्यापार बंद है, नौकरियां बंद है, उनकी बस यही अपेक्षा है कि जितने भी स्कूल्स हैं वो ये बात को समझें कि वो ऐसा नहीं कि फ़ीस देने से मना कर रहे हैं, उससे उनका ये कहना है कि वो 70% तक जो ट्यूशन फीस है वो भरने के लिए तैयार है। आखिरी स्टेटमेंट अभिषेक जैन जी जो आप कहना चाहते हैं, देन आई वुड एंड द इंटरव्यू। एक बात जो आप कहना चाहते हैं प्लीज़ कहें। सर वो एक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों के जब जॉब चली गई है, जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, आज कमाई के साधन रुक गए हैं। पिछले बार भी 3 महीने आपने देखा हमारे देश में लॉकडाउन रहा, उसके बाद अभी फिर लगभग 1.5 से 2 महीने वापस से लॉकडाउन हुए। अभी भी जो दिया गया है लॉकडाउन जिस तरीके से ओपन हुआ है वो आधा खुला हुआ है, आधा बंद है। कहीं ना कहीं 4 बजे तक के ही हमें खोलने की सुविधाएं हैं। सैटरडे संडे भी बंद रखा गया है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां या तो जो बंद हो गई हैं या बंद नहीं हुई तो भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया है। तो आप ऐसी परिस्थिति जब देश में निर्मित हो रही है और आगे भी कब लॉकडाउन ओपन होगा, अभी तीसरी लहर जो है जिसके बारे में बात की जा रही है कि बच्चों के ऊपर खतरा है, तो जब बच्चों के ऊपर खतरा है तो बहुत सारे स्कूल ये घोषणाएं कर रहे हैं कि हम स्कूल रीओपन करने वाले हैं। बहुत सारे लीडर्स भी इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रीओपन। ये किस तरीके की राजनीति कहेंगे हम इसे, किस तरीके की घोषणाएं देश में हो रही है, नागपुर शहर में हो रही है कि जब अभी बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और रीओपन, जब आप पूरे मार्केट को भी आपने रीओपन नहीं किया पूरे तरीके से, जब उसमें भी बहुत सारी पाबंदियां हैं, तो ऐसे समय में आप मुझे बताइए कि स्कूल को रीओपन करने की बात आप किस तरीके से कर सकते हैं जब अभी व्यापार ओपन नहीं है, पेरेंट घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, लगातार शहर के अंदर में मरीज आ रहे हैं। ऐसी समय में आप एक गलत जानकारी जो है
पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल रीओपन की। आप मुझे बताइए कि ऐसा पॉसिबल है कि जब मार्केट ही रीओपन नहीं हो रहे हैं, लगातार पेशेंट आ रहे हैं, अभी बच्चे स्कूल जा पाएंगे? आप स्कूल रीओपनिंग की बात कैसे कर सकते हैं? आप एक गलत जानकारी सिर्फ इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि ऐसी गलत जानकारी फैला के आप पेरेंट को डरा धमका के उनसे फीस वसूल लें। बहुत सारे स्कूल ने यहाँ तक कह दिया कि आप अपना घर बेच दीजिए, आप अपना गोल्ड बेचिए, आप कुछ भी कीजिए, लोन ले लीजिए बैंक से, लेकिन फीस भरिए। इस तरीके की गलत बात आज खुलेआम जो है स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल की प्रिंसिपल कर रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमें रियायत दिलाने वाला नहीं है, कोई आज हमारे बच्चों को एजुकेशन दिलाने वाला नहीं है। हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, ठीक है, हमने खुद, हमारा डिसीजन था, हम ये नहीं कहते, लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए जो आपने अधिनियम बनाई है सरकार ने, आप उनको तो बाध्य कीजिए कि उस नियम का पालन करें। क्या आप उसके खिलाफ, मतलब आप प्राइवेट, आज मैं भी प्राइवेट दुकानदार हूँ, मुझे भी लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट से, जब मुझे दुकानदारी चलाने का अधिकार होता है, जब मैं अपनी दुकान अगर मैं गलत तरीके जो प्रोडक्ट मैंने अप्रूवल कराया है, अगर उस प्रोडक्ट के अलावा मैं घटिया प्रोडक्ट अगर बेचता हूँ तो क्या मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? गलत तरीके से अगर मैं कस्टमर से पैसे लेता हूँ, जब एक प्राइवेट दुकानदार के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, प्राइवेट स्कूल के ऊपर इतनी रियायतें क्यों, इतनी दया क्यों? आज प्राइवेट कंपनी से तो किसी ने मुझसे तो नहीं पूछा कि आपका 3 महीने 6 महीने व्यापार बंद था तो आप किस तरीके से अपने स्टाफ को सैलरी देंगे? मैंने आज सारे स्टाफ को घर भेज दिया, मैंने माफी मांग लिया कि मेरा व्यापार ही नहीं चल रहा है, मैंने 1 साल तक की उनको सैलरी दी, आखिर मुझे मेरा व्यापार बंद करना पड़ा। तो मुझे बताइए, जब आप हमसे उम्मीद रखते कि हम सैलरी दें, हमसे गवर्नमेंट ने कभी नहीं पूछा कि आप कैसे दोगे, आप स्कूल के बारे में कैसे पूछ सकते हैं कि स्कूल कहाँ से सैलरी देगा? और हम तो स्कूल को वो हिस्सा देने तैयार हैं जिसमें सारे खर्चे और सारी सैलरियाँ देने के बाद भी स्कूल करोड़ों रुपए बचाएगा, नहीं तो स्कूल हमारे सामने बैठ जाएगा। ठीक, चलिए, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया।